356 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल की सिफारिश पर अथवा उसकी सिफारिश के बिना भी यदि राष्ट्रपति आश्वस्त होता है कि राज्य का कामकाज, राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तब वह राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। ध्यान रखना है, राज्यपाल की सिफारिश पर अथवा उसके बिना भी। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, यदि 365 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य ने केंद्र के किन्हीं निर्देशों को नहीं माना है, निर्देशों का पालन नहीं किया है, तब भी राष्ट्रपति को यह आश्वस्ति होती है राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, उस स्थिति में भी वह 356 का प्रयोग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, राष्ट्रपति शासन लगने पर क्या परिवर्तन आ जाता है राज्य में, और राष्ट्रपति शासन में राज्य का शासन वास्तविक तौर पर कौन करता है। तो पहला बिंदु, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की जो कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। विधानसभा भंग भी की जा सकती है और निलंबित भी की जा सकती है। एक बिंदु कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, उनके अधिकार राज्यपाल के पास आ जाते हैं। यानी इस दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन राज्यपाल अपने सचिवों की सहायता से करता है। दूसरा बिंदु, राज्य की विधानसभा या तो निलंबित कर दी जाती है या भंग कर दी जाती है, यानी दोनों ही स्थितियों में वो फंक्शनल नहीं है। इसलिए राज्य से संबंधित राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उन पर अगर कोई विधि बनाने की आवश्यकता महसूस होती है तो वो विधि संसद बनाएगी। यानी अब यहाँ पर दो बिंदु हो गए याद करने के लिए, समझने के लिए। पहला बिंदु हो गया कि राज्य का शासन बिना मंत्रिपरिषद के राज्यपाल स्वयं अपने सहायकों की सहायता से चलाता है, यानी लोकतांत्रिक तरीका से चलता है। दूसरा बिंदु, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। ये दो परिवर्तन हो जाते हैं। हम ऐसे समझे इसको कि राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य में क्या परिवर्तन आए। तो राज्य में दो परिवर्तन आए। एक तो शासन राज्यपाल सीधे बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के करेगा, और दूसरा राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब तीसरा बिंदु यहाँ पे समझते हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन का राज्य के लोगों के मूल अधिकारों पर भी कोई प्रभाव पड़ता है। तो हम कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जैसा राष्ट्रीय आपातकाल में आपने पढ़ा था ना कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं, बाकी जो मूल अधिकार हैं वो भी राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाती हैं, तो राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोगों को अपने मूल अधिकार विधिवत रूप से मिलते रहते हैं। ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब असल में इसी आधार पर, जैसे हम कहे ना कि मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको आपातकाल कहना ज्यादा उचित नहीं है, इसलिए इसे संवैधानिक विफलता कहा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन को किस रूप में हम संबोधित करते हैं बेहतर तरीके से, संवैधानिक विफलता के रूप में। तो ये राज्य में संवैधानिक विफलता है और उसे रिस्टोर करने के लिए है। अब ये जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा है 356 के अंतर्गत, इसको 2 महीने के अंदर संसद से पारित कराना होता है और इसे सामान्य बहुमत से पारित कराया जाता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपने उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इसको पारित करती है, और एक बार पारित होने के बाद ये 6 महीने तक लागू रहता है, और 6-6 महीने करके संसद इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है। हालांकि अपवाद के रूप में पंजाब में इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया गया था, लेकिन
संवैधानिक जो स्थिति है वो ये है कि 6-6 महीने करके संसद इसे कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है? संसद इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। समाप्त करने के लिए संसद का कोई भूमिका नहीं है, राष्ट्रपति की घोषणा से ही इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम 44वां संविधान संशोधन देखेंगे। उसने थोड़ा सा इसमें सुधार किया है एक स्थिति में, कि एक तो ये सुधार किया है कि राज्य की जो विधानसभा है वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही निलंबित नहीं होगी, मतलब भंग नहीं होगी, निलंबित हो जाएगी, भंग नहीं होगी। उसके लिए संसद का इंतजार करना पड़ेगा। जब संसद राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे देगी उसके बाद विधानसभा को भंग किया जा सकता है। यानी जब तक संसद मंजूरी देगी राष्ट्रपति शासन को तब तक वो निलंबित रह सकती है, भंग नहीं होगी। एक बिंदु। दूसरा बिंदु जो अभी मैंने बताया ना कि 6-6 महीने करके संसद 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकती है, उसके लिए यहाँ पे 44वें संविधान में प्रावधान किया गया है संशोधन में कि 1 वर्ष तक तो संसद बढ़ा सकती है इस तरह से, लेकिन 1 वर्ष से बाद में अगर बढ़ाने की आवश्यकता होगी तब चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या राज्य में चुनाव कराने की परियोजना नहीं है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की रिपोर्ट लगा करके देगा, वर्तमान में राज्य में नए चुनाव कराने की स्थितियां नहीं है, तभी 1 वर्ष के बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक प्रतिबंध ये लगा दिया। 44वें संविधान संशोधन ने 2 प्रतिबंध लगा दिए हैं। एक तो राज्य की विधानसभा के भंग होने का प्रतिबंध और एक दूसरा 1 वर्ष के बाद इसे आगे बढ़ाने का प्रतिबंध। तो ये दोनों प्रतिबंध नए हैं। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें राष्ट्रपति शासन में है वो ये है कि राष्ट्रपति शासन अब तक किन किन राज्यों में कब कब लगाए, कितनी बार लगाए और इससे संबंधित विवाद क्या है। तो पहली बात तो यह है कि सबसे पहली बार 1951 में 1951 में पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा बिंदु, अब तक तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तीसरा बिंदु, सर्वाधिक बार यानी 10 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है जिसमें 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, अब तक 2019 तक 125 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बिंदु हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद है 356 वो संविधान का सबसे विवादित अनुच्छेद है। यानी संविधान में सर्वाधिक विवाद इसी अनुच्छेद को लेकर के होते हैं, 356 को लेकर के, राष्ट्रपति शासन को लेकर। क्योंकि संविधान सभा में जब इस अनुच्छेद को शामिल किया गया था तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए थे उनमें बोला था कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में हमारे राष्ट्रपति और हमारी जो केंद्र की कार्यपालिका है वो इतनी समझदार होगी कि मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद का प्रयोग वह एक अंतिम हथियार के रूप में करेगी और ज्यादा संभावना इस बात की है, जैसा उन्होंने कहा, कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कम देखने को मिलेगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसा उन्होंने आशा प्रकट की थी। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, देखने में आया कि इसका बहुत प्रयोग हुआ और राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से ज्यादा प्रयोग हुआ इसका, और इसी का नतीजा है कि अब तक 125 बार देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। हालांकि और अब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति जो है वो कम हुई है। तो सबसे ज्यादा विवाद रहा इस पे। अब देखो, इस विवाद को सुलझाने के लिए जो महत्वपूर्ण एक
सुप्रीम कोर्ट का केस आता है वो एसआर बोमई का है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एसआर बोमई, जिनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा दिया गया था। उसके विरुद्ध एसआर बोमई सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई मामले के साथ ही अनुच्छेद 356 के औचित्य पर एक संवैधानिक पीठ के जरिए विचार किया, यानी संपूर्णता में, यानी समग्रता में उस बिंदु पर, यानी अकेले एसआर बोमई के मामले की बजाय संपूर्णता में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की परिस्थितियों पर विचार किया और इस पर 1994 में 1994 में एक निर्णय दिया। उसे एसआर बोमई बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो बिंदु बताए, एक तो बिंदु ये आया निकल के कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भी 1978 में इस बात को शामिल कर लिया गया था कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम नहीं होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि राष्ट्रपति शासन बिना उचित कारणों के लगाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस घोषणा को रद्द कर सकता है। तो इसको 1994 में एसआर बोमई केस में भी दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि राष्ट्रपति की घोषणा अंतिम नहीं है, राष्ट्रपति की घोषणा का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है और केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि वह कोर्ट के सामने यह साबित करे कि जो परिस्थितियां राष्ट्रपति शासन के लिए हैं वो उचित हैं, यानी उचित परिस्थितियां होने का सिद्ध करने का दायित्व केंद्र सरकार का होगा और केंद्र सरकार तथ्यात्मक रूप से इस बात को साबित करेगी कि राज्य की परिस्थितियां संवैधानिक तंत्र की विफलता की तरफ जा रही थी। तो एक तो ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वो ये दिया कि 1900 मतलब जो 56 है अनुच्छेद, उसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। कानून व्यवस्था भंग होने के लिए उसे संविधान से नहीं जोड़ा जाएगा, यानी दो पहलुओं को अलग अलग किया जाएगा कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है या संवैधानिक तंत्र की विफलता है। तो देखने में ही आता था कि कानून व्यवस्था को भी संवैधानिक तंत्र के साथ जोड़ दिया जाता था। तो यानी यहाँ स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र जो है अंतिम उपाय के तौर पर करेगा और उससे पहले जो अन्य उपाय संभव हैं राज्य के साथ संवैधानिक स्थिति के पालन के लिए, उनको पहले आजमा के देखेगा। और तीसरा बिंदु इसमें यह था कि सिर्फ इस आधार पर कि राजभवन संतुष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है, इस आधार पर वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं करेगा। इसके लिए बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होगा, राजभवन में नहीं होगा। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एसआर बोमई बनाम भारत संघ मामले में 1994 में निकल करके आए, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन को स्पष्ट किया। और उसके बाद आप देखेंगे 1994 के एसआर बोमई विवाद के बाद देश की स्थितियां बदली, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घटनाएं कम हुई है और काफी कम हो गई है, क्योंकि अब बार बार सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक समीक्षा करता है। पिछले दिनों भी आपने देखे होंगे महाराष्ट्र का मामला था, उससे पहले भी उत्तराखंड का मामला था, जिसमें हर बार जब भी राष्ट्रपति शासन की बात आती है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और मुख्यमंत्री को बहुमत का परीक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां इस तरफ जा रही हैं, देखने में आ रही हैं कि अब राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग सीमित होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बेशक सरकारें लगातार कोशिश करती हैं कि वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इसका प्रयोग करें, दुरुपयोग करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक अच्छी भूमिका निभाई है और उसके द्वारा ये बातें निकल के आ रही हैं कि अब इसके दुरुपयोग की संभावना डे बाई डे कम होती जाएगी। तो ये राष्ट्रपति शासन की सारी मतलब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें कैसे लगाया जाता है, कैसे इसका संसद मतलब अनुमोदन करती है, राष्ट्रपति शासन में राज्य के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं,
और क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, नहीं हो सकती है, और एसआर भूमि का विवाद क्या था, मतलब केस क्या था, और इसके साथ क्या क्या विवाद जुड़े हुए थे, ये सारे बिंदु मैंने स्पष्ट किए। तो अब इससे संबंधित अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो प्रश्न पूछो, फिर इसके बाद जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, उसको शुरू करेंगे। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अपने देश में